तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो दौलत और ताकत का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये सफर उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। $1 अरब। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। मतलब इतनी बड़ी रकम, वो भी किसी एक चीज के लिए, सोचना भी मुश्किल है। तो आखिर ये $1 अरब की चीज है क्या? कोई नायाब पेंटिंग या कोई सुपर लग्जरी जहाज? जी नहीं, ये कीमत है एक घर की, एक प्राइवेट घर की जिसका नाम है एंटीलिया, जो मुंबई में मुकेश अंबानी का घर है। और ये कोई मामूली घर नहीं है। 27 मंजिलें, 600 लोगों का स्टाफ सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, 3 हेलीपैड्स, 160 गाड़ियां रखने का गराज। ये तो हुई आज की बात। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक बहुत ही मामूली, एक बहुत ही साधारण शुरुआत से बनती है। अब जरा इस फर्क को देखिए, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। 70 के दशक में मुंबई में 2 कमरों का एक छोटा सा अपार्टमेंट, और आज 27 मंजिला स्काईस्क्रेपर। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते थे और आज खुद का प्राइवेट बोइंग 737 है। तो कहानी शुरू होती है 1957 में यमन से, जहां मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। 1 साल बाद ही पूरा परिवार भारत वापस आ गया। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1980 में। मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड से MBA कर रहे थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें वापस बुला लिया। उनका मानना था कि असली दुनिया का जो तजुर्बा है वो क्लासरूम की पढ़ाई से कई ज्यादा कीमती है। और सच पूछिए तो इसी एक फैसले ने आगे की हर चीज की बुनियाद रख दी। तो सवाल ये उठता है कि उस पारिवारिक व्यवसाय को भारत का सबसे बड़ा एम्पायर कैसे बनाया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये उदय हुआ कैसे? देखिए, उनके लीडरशिप में रिलायंस सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं रहा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था के जो सबसे बड़े जो कोर सेक्टर हैं उनमें अपनी जगह बनाई। ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम यानी जियो, रिटेल और यहाँ तक कि मीडिया और स्पोर्ट्स में भी। और उन्होंने ये सब किया एक अभूतपूर्व स्केल पर। सोचिए, जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाई। फिर रिलायंस जियो लॉन्च किया, जिसने तो भारत के 4G और डिजिटल दुनिया की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उन्होंने इंडियन सुपर लीग यानी फुटबॉल लीग की भी स्थापना की और मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के भी मालिक हैं। लेकिन जब इतनी तेजी से तरक्की होती है और इतनी ज्यादा ताकत हाथ में आती है, तो कहानी में विवादों का आना भी लगभग तय हो जाता है। सोर्स मटेरियल ये बताता है कि उनके करियर के साथ साथ कई गंभीर सवाल और सरकारी जांच भी चलती रही। उन पर बाजार में हेरफेर करने, पॉलिटिकल करप्शन यानी राजनीतिक भ्रष्टाचार और क्रोनिज्म मतलब अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने जैसे कई आरोप लगे हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा और सबसे चर्चित मामला था भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी का। सेबी ने 2007 के मैनिपुलेटिव ट्रेड्स यानी कि बाजार में जानबूझकर की गई हेराफेरी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी पर जुर्माना लगाया था। तो हुआ ये था कि जांच में पाया गया कि कंपनी ने अपनी ही एक सब्सिडियरी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों से गैर कानूनी मुनाफा कमाने के लिए एक पूरा प्लान बनाया था। पहले फ्यूचर्स मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बेची और फिर कैश मार्केट में अचानक से ढेर सारे शेयर बेचकर कीमतें गिरा दी। सेबी ने इसे सीधे सीधे मैनिपुलेशन माना। और ये जुर्माना कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। कुल मिलाकर 950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें वो मुनाफा भी शामिल था जो गैर कानूनी तरीके से कमाया गया था और उस पर लगा ब्याज भी। तो एक तरफ ये सब विवाद हैं और दूसरी तरफ है उनकी वो हैसियत कि वो आज इस दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं। हाल के आंकड़ों को देखें तो उनकी अनुमानित नेटवर्थ है 108 अरब अमेरिकी डॉलर। इस रकम के साथ वो एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी दौलत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। 2018 में ब्लूमबर्ग के एक रॉबिनहुड इंडेक्स के मुताबिक उनकी दौलत से भारत की पूरी केंद्र सरकार का खर्च 20 दिनों तक उठाया जा सकता था। 20 दिन। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, मुकेश अंबानी को किस नज़र से देखा जाए? एक दूरदर्शी उद्योगपति जिसने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, या फिर एक मॉडर्न जमाने के धन कुबेर जिन्होंने अपार दौलत और ताकत अपने हाथों में जमा कर ली है?